से ये कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि लद्दाख का एक विजन हमने रखा हुआ है कि 2025 तक लद्दाख जो है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग में होगा। तो उसके लिए जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत जो भी ट्रेनिंग आते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ट्रेनिंग होते हैं उसमें तरह तरह के यानी गाँव के लोगों के फार्मर्स को यहाँ बुलाते हैं और उनको हम साइंटिस्ट आज का जो जैसे ये गोष्ठी जो है किसान गोष्ठी है साइंटिस्ट फार्मर्स मीट करके, जिसमें स्कॉच के साइंटिस्ट, बिहार के साइंटिस्ट और इस तरह काजरी के साइंटिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं और वो हमें फार्मर्स को बताते हैं कि अलग अलग टॉपिक पे। जैसे एक साइंटिस्ट अभी बता रहे थे कि डिजीज़ पेस्ट यानी इंसेक्ट वो किस तरह से बचाए जा सकते हैं बिना कोई केमिकल यूज़ किए हुए। तो इसी तरह जैसे ज़मीन में होते हैं कि ज़मीन को ज़रख़ेज़ कैसे बनाना है, वो भी बिना केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया DAP बिना यूज़ किए हुए किस तरह करते हैं। हालांकि उस तरह से हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी गांव-गांव में जाके ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आज के इस ट्रेनिंग में ऐसा है कि जितने भी गांव के प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो इस प्रोफेशन से जोड़ा हुआ है, जो वाकई में सब्ज़ी लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, उनको हमने यहाँ पे बुलाया है और वो आने वाले सीज़न पे क्या करते हैं कि हमारा जो ये जितने भी जो ट्रेनिंग्स दिया उनको लेकर अपने खेत में वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बाकी गाँव के लोगों को एज ए मॉडल करके उनको दिखाते हैं उस फील्ड में। जी, जिस तरह से साथ हम आपसे जानना चाहेंगे, आज ये प्रोग्राम रखा है, इससे पहले भी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फार्मर्स के साथ रखते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम्स खासकर फार्मर्स के लिए, चूँकि फार्मर्स जो है ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, अपने फील्ड को बेहतरीन एग्रीकल्चर के हवाले से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, कितना फ़ायदेमंद साबित होता है आने वाले वक्त में और किस तरह की कोशिशें आपके डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो ट्रेनिंग होते हैं उससे बहुत ही फ़ायदा होता है, लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं किए, इनको अवेयरनेस नहीं करें तो क्या करते हैं कि ज़मींदार जो भी है पुराने जो जैसे सिस्टम से चलते जा रहे हैं उससे भी चलते हैं। तो बीच बीच जो हम इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं तो उनमें अवेयरनेस आता है कि कौन सा चीज़ है, नए टेक्निक कौन सा है। टेक्निक तो बहुत सारे आते हैं, साइंटिस्ट तो बहुत कुछ ईजाद करते हैं, लेकिन हम उस टेक्निक में से ये चूज़ करके लाते हैं कि ले में हमारे यहाँ पे कौन सा चीज़ सूट करता है। वो हम जोर लगा के ज़मींदार को बताते हैं कि आपको ये बीज ज़रूरी लगाना। उससे क्या होगा, हमारा आब हवा, हमारा वातावरण को देख कर उसमें कितना लाभ उठा सकते हैं, उसमें कितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। इसी तरह खासकर ग्रीन हाउस के बारे में हम बताते हैं। तो ग्रीन हाउस अभी शुरू होने वाला है, लोग ग्रीन हाउस बना रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। तो उसमें सब्ज़ी कौन कौन से लगाना है, अगर हम इस तरह के ट्रेनिंग या अवेयरनेस नहीं करें तो पुराने तौर तरीके पे कुछ इस तरह से 2-4 सब्जियों के बीज बोएंगे और कुछ इस तरह से लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट है आजकल के मॉडर्न ज़माने में कहाँ यहाँ से भी ठंड ज़्यादा, जो -30 डिग्री -40 डिग्री साइबेरियन में जब उगा सकते हो तो हम लद्दाख में क्यों नहीं उगा सकते हैं। तो वो वहाँ पे कौन कौन से सब्ज़ी उगाते हैं इस ठंड में, जब -40 टेम्परेचर में, तो हमारे यहाँ तो -20-25 ज़्यादा तो जाता ही नहीं मैक्सिमम। तो उसमें हम बहुत सारे सब्ज़ी उगा सकते हैं, बहुत सारे अच्छे उगा सकते हैं। खासकर बिहार ने 1-2 बार उन्होंने अपने फील्ड पे ट्रायल करके दिखाया गया कि जनवरी-फरवरी में टमाटर आ सकते हैं। लेकिन हम टमाटर पे अभी बाद में जाएंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर करेंगे इस साल की अपना खुद काफिल हो जाए, ज़मींदार खुद अपना सर्दियों में बाजार से खरीद ना पाए और अपने जो ग्रीन हाउस से प्रोडक्ट निकाल के अपने घर वाले सारे मिलके खा सकते हैं। खासकर इस विंटर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जानिब से किस तरह की कोशिशें रहेगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो विंटर में कहीं ना कहीं अशिया खुर्दनी की शॉर्टेज रहती ही है और ख़ासकर फ्रेश वेजिटेबल को लेकर लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अवेलेबल नहीं होता है। इस हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेकर जानिब से किस तरह की कोशिशें की है ताकि इस साल के विंटर में हमारे लोग अपने ज़मीन से ही फ्रेश वेजिटेबल निकाल के खा पाए? जी बिल्कुल। रिसेंटली ही हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री माथुर जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें लद्दाख ग्रीन हाउस करके तकरीबन 1500-1600 हम करगिल में, 1500-1600 ले में करने का एक प्लान है। तो रिसेंटली हमने एक टेंडर फ्लोट किया गया, पूरा टेंडर है। तो उससे पहले हमने क्या किया कि कहीं ज़मींदारों को हमने सेलेक्ट किया, ले में अलग से, करगिल में अलग से, अपने कौंसलर्स के थ्रू। तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन यानी ग्रीन हाउस का ढांचा बनाना शुरू किया और टेंडरिंग में हम ये कर रहे हैं कि बाकी जो क्लैडिंग मटेरियल्स या दरवाजे खिड़की उसके लिए हम टेंडरिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ये टेंडर कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हम लोगों को ये ग्रीन हाउस जो विंटर में अच्छी तरह सब्जी उगाने वाला जो ग्रीन हाउस नया टेक्नोलॉजी वो हम दे रहे हैं। तो इस साल शुरू हो रहे हैं? इस साल शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस साल पूरा शुरू नहीं होगा, लेकिन ट्रायल बेसिस पर तो ट्रायल तो हमने किया हुआ, सक्सेस हुआ, लेकिन पूरा जितना हम
लार्ज स्केल पे करना चाहते थे, वो अभी हो नहीं पाया क्योंकि कुछ इसमें कई तकनीकी कुछ प्रॉब्लम आए थे। लेकिन अभी हमने टेंडर फ्लोट कर दिया, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी ये हमारा सप्लाई वगैरह होगा तो ज़मींदार पहुंच जाएगा। सभी सीज़न के लिए एग्रीकल्चर फील्ड को डेवलप करने के लिए, खासकर लद्दाख की जो टोपोग्राफी है उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की हमारी लैंडस्केप है, हमारे ज़मीन कैसा है। जिस तरह से आपने देश के अन्य हिस्सों की बात की, दुनिया के दूसरे जगहों की बात की, जहाँ पे विंटर के महीने में माइनस टेम्परेचर काफ़ी डाउन होने के बावजूद, -30 से डाउन होने के बावजूद वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्जियाँ विंटर में उगा सकते हैं। तो लद्दाख की ज़मीन की किस तरह की क्षमता है? बिल्कुल, ज़मीन तो वैसे ऑलमोस्ट हर एक जगह वैसा है, लेकिन ज़मीन जब ग्रीन हाउस की बात कर लें तो छोटा सा एरिया होगा, जैसे 100 फुट बाय 60 फुट या 60 फुट बाय 24 फुट का हम ग्रीन हाउस बना रहे हैं। तो उसमें ज़मीन जिस तरह का हम क्रॉप उगाए जाए उस तरह का हम ज़मीन बना सकते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ ये किया कि जितने भी जो ग्रीन हाउस हम बना रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिक ही होगा, क्योंकि उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर ऐसा हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे। और उसके ज़मीन जो ज़रख़ेज़ बनाने के लिए हमने पूरा कंपोस्ट लाए हुए हैं, और कंपोस्ट बनाने के लिए हमने घर घर को ट्रेनिंग दिया है, और कंपोस्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ उनको कंपोस्ट मेकिंग का पिट भी हमने बना रखे हैं, उसके लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। मेरे ख्याल में जो कंपोस्ट बनाने का जो है वो तकरीबन हमारा काफ़ी लार्ज स्केल में था, तो 80 से 90% तक वो हो चुका है। तो साथ ही साथ जो आप ज़मीन की बात कर रहे थे, तो लद्दाख का ज़मीन अलग अलग तरीके हैं। जैसे करगिल के कुछ एरिया में अलग ज़मीन है, ज़ंस्कार का कुछ अलग ज़मीन है, इस तरह से यहाँ पे देखें तो चंगतंग का कुछ और तरीके हैं। लेकिन जैसे ज़मीन है उसको हम ज़मीन को डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम अगर वीट बार्ले गेहूँ में जाए, उसके लिए कैसा चाहिए, तो उसके लिए खाद कौन सा चाहिए। लेकिन ये नहीं कि केमिकल फर्टिलाइज़र, आजकल ऐसे हैं कि जो कंपोस्ट जो बनाते हैं उसमें हम DAP का जो किस तरह करते हैं, DAP का जो उसमें जो फर्टिलाइजर्स के जो होते हैं उसका, जैसे DAP में होते हैं 40% जो होते हैं डायमोनियम फॉस्फेट होते हैं और 60% नाइट्रोजन होते हैं, वो हम कंपोस्ट में बना सकते हैं, जिसमें कुछ सिंगल सुपर फॉस्फेट रॉक मिला के या इस तरह करके काफ़ी हमारे पास तरीके हैं, वो हम धीरे धीरे समझा रहे हैं। और पूरा हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, DAP है, उसका हमें पूरा रिप्लेसमेंट मिल रहा है। और हमारा पूरा उम्मीद है कि नेक्स्ट आने वाले जो 2025 तक उस सब का रिप्लेसमेंट हमारे पास होगा, लोगों के पास होगा, ज़मींदार के पास होगा। और ये हम लद्दाख को 2025 में ऑर्गेनिक बना के दिखाना है। 2025 में लद्दाख को ऑर्गेनिक बना के आप लोग दिखाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं 2025 में लद्दाख ऑर्गेनिक जो है फील्ड में काफ़ी आगे बढ़े, एग्रीकल्चर फील्ड में। साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से फार्मर्स की बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ावा देने के लिए फार्मर्स जो है वो बैकबोन माना जाता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जानिब से फार्मर्स को प्रायोरिटी बेस पे किस तरह की फैसिलिटेशन उनको दे रहे हैं और किस तरह की फैसिलिटी उनको मुहैया कर रहे हैं? जी, जैसे आपने कहा, बिल्कुल फार्मर से हमारा सब कुछ है, अन्नदाता हैं, जो भी उगाते हैं फार्मर्स के थ्रू ही हम खाते हैं। तो हमने क्या किया कि अभी जो ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, फार्मर्स अभी भी हमारे लद्दाख में, करगिल में सब्ज़ी उगाते हैं, लेकिन जितना उसका रेट मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता है। तो उससे क्या होगा कि सब्ज़ी वही है हमारा, अगर ले या करगिल में अगर देखा जाए तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, और इंसेक्ट पेस्ट जो डिजीज़ जो है वो यहाँ पे होता ही बहुत कम है, तो हमें इतना इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक कहते हैं। उसको अगर इसको सर्टिफिकेट, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट में लाया जाए तो उसका दाम जो है वो दुगना हो जाएगा। जैसे आजकल टमाटर की बात कर लें तो 50 रुपये हमारे किलो बिक रहा है। अगर उस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट करके इस ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट होगा तो 150-200 से कम उसका रेट होगा ही नहीं। अभी हमारे हिंदुस्तान में इतना डिमांड बढ़ गया ऑर्गेनिक का कि अब कहीं से भी डिमांड ही डिमांड आ रहा है। अभी हमारे लेह में क्या किया, हमने इस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन शुरू किया हुआ है। 4-5 गेहूँ को हमने सर्टिफाई कर दिया। ये 2-3 लेवल्स के होते हैं, फर्स्ट लेवल हमने कंप्लीट कर दिया। इसी तरह करगिल में शुरू हो रहा है। 40-50 गेहूँ को हम फर्स्ट फेज़ में लेते हैं, फिर सेकंड फेज़ में लेते हैं। इस तरह 2025 तक क्या होगा, जितने भी यहाँ का प्रोड्यूस होगा, अनाज से लेकर टमाटर से लेकर जो भी हमारा जो प्रोड्यूस निकलता है, उसका क्या होगा, एक तो हमारे डिपार्टमेंट के लेवल पर उसको ब्रांडिंग करना है, उसको वैल्यू एडिशन करना है। ब्रांडिंग मीन्स उसका नाम लेके, ऑर्गेनिक का नाम लगा के, फिर पूरा नॉट ओनली इन हिंदुस्तान, पूरा इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का हमारा ये
एम है, टारगेट है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा विजन है सर। साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से अगर हम ट्रेडिशनल क्रॉप्स की बात करें, जैसे वीट बार्ले की बात करें, वो आहिस्ता आहिस्ता लद्दाख की अगर हम बात करें, दूर दराज इलाकों के बावजूद जो मेन जो एडजेसेंट एरिया है वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो उसको रिवाइव करने के लिए सुनने में आया कि एक बहुत बड़ा स्टेप आप लोगों की तरफ से लेने जा रहे हैं। तो किस तरह से रिवाइव करने जा रहे हैं आप ट्रेडिशनल क्रॉप्स को, और ट्रेडिशनल क्रॉप्स की वजह से उसको उगाने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं अगर फ़ायदा मिलता है तो लोग उगाना शुरू करेंगे, तो इस तरह इसको लेके किस तरह की इनिशिएटिव आप लेने जा रहे हैं? जी, एक्चुअली ट्रेडिशनल क्रॉप में हमारा खासकर वीट और बार्ले आता है। वीट और बार्ले ही ज़्यादा आता है, और खासकर बार्ले जितने भी हाई रीजन्स वहाँ पे बार्ले ही बार्ले होता है। तो हमने एक सर्वे किया तो बार्ले काफ़ी सरप्लस में हमारे पास हैं, तो सिर्फ कई जगहों पे यूज़ होता है। और जैसे आपने अभी फरमाया कि हाँ, जो सिटी के जो नज़दीक एरियाज़ में अब ये उगाना ही ख़त्म हो गया, बंद हो गया, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत कम होते जा रहा था। उसके लिए हमने देखा मार्केट ऐसा है कि वीट या बार्ले आटा जो कहते हैं, जैसे चक्की आटा लोग इस तरह के कहते हैं, वो लेते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, हालांकि उसमें पूरा केमिकल मिला हुआ, सब कुछ बर्न अलग से किया हुआ। तो हम इसमें ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक वीट, ऑर्गेनिक बार्ले। तो डिमांड अभी से आना शुरू हो गया। अगर इस तरह का डिमांड हो, इस तरह होगा, तो उन्होंने हमें इन्हें तक कहा कि हमें 5 kg और 10 kg का पैकिंग चाहिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो अभी जब तक ये सर्टिफिकेट हमें जब तक नहीं होगा, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं होगा, तो इसका वैल्यू नहीं होगा। हालांकि वीट बार्ले जो है पूरा हिंदुस्तान में हर एक जगह उगता है, लेकिन ऑर्गेनिक बहुत कम जगह उगता है। तो हमारा ऑलरेडी ही ऑर्गेनिक है, तो सिर्फ हमें मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, इसमें वैल्यू एडिशन थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। वो 2025 तक हमने करना है और हो जाएगा। चलिए, आखिर पे लद्दाख के फार्मर्स को और ख़ासकर लेह ज़िले के जो फार्मर्स हैं उनके लिए पैगाम से। हाँ, उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सेहत अपना है, अपने सेहत को ख़ास ख्याल रखने के लिए सबसे ज़रूरत है खाने की। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको सिर्फ मेडिसिन देंगे, ठीक करवाएंगे, लेकिन सेहत ठीक करना अपने पास है, ठीक रखना अपने पास है। वो किस तरह ठीक रखेंगे? जब तक आप खाना जो खाओगे वो सही नहीं खाओगे, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस जो चीज़ नहीं खाओगे, तो आपका सेहत ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी भी आने वाले दिनों में, या जो ग्रीन हाउस में जैसे हम कहते हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र थोड़ा सा भी नहीं डालें। थोड़ा सा कोई इंसेक्ट पेस्ट कुछ नज़र आ जाए तो उसको काट के फेंक दो, उठा के बाहर फेंक दीजिएगा। उसमें दवाओं छिड़काव ना करें। उससे दवा छिड़काव करने से क्या होगा? एक तो आपका सेहत ख़राब हो जाएगा। अगर गर्मी में अगर होते तो पूरा हमारा एरिया ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो सब ख्याल रखते हुए ऑर्गेनिक पे जाइए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारे साथ बात कर रहे थे, और इनका मानना है कि आने वाले 2025 तक लद्दाख को एग्रीकल्चर फील्ड में ऑर्गेनिक बनाने जा रहे हैं, और ठान ली है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। और इसके बाद जिस तरह से लद्दाख के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड में जो है बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, और उनको ब्रांडिंग करके नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मार्केटिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने विजन पे खड़ा उतरे, और आने वाले वक्त में जिस तरह से अब भी काम कर रहे हैं, इसी शद्दुमत के साथ लद्दाख के आवाम का खिदमत करते रहे। लद्दाख स्पेशल में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के हवाले से। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 15 सीटों पर जीत हासिल हुई है। हालांकि पहले इलेक्शन के निस्बत में इस बार 3 सीटों की कमी भारतीय जनता पार्टी को यकीनन हुई है, और कुछ उनके नामवर चेहरे भी इस बार के इलेक्शन में हार चुके हैं। अगर हम गेल वंगेल की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, जो सख्ती कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के कैंडिडेट से हारा, और साथ साथ और एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी भारतीय जनता पार्टी के वो हारे हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने 9 सीटें हासिल की है, और 3 सीटों की पहले के काउंसिल के इलेक्शन के निस्बत में 3 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। और आने वाले वक्त में 1-2 दिन में इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ओथ सेरेमनी के हवाले से डेट मुअय्यन किया जा सकता है, और इसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। लेकिन इस बार LHDC लेह में नए चेहरे बहुत सारे सामने आ सकते हैं, और यूथ की भी बहुत सारे पार्टिसिपेशन है, और बहुत सारे यूथ भी एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो है वो इस बार के LHDC लेह के काउंसिल में आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो अगर हम CC की बात करें, CC भी इस बार नया चेहरा आ सकता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि लिंगशित कॉन्स्टिट्यूंसी से एडवोकेट टशी गेल्सन CC के कैंडिडेट के तौर पे उनकी नाम सबसे टॉप लिस्ट पे फिलहाल के खबरों के माने और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है।
टीचर्स फोरम द्रास ने हमारे साथ बात करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से अपील किया कि टीचर्स फोरम द्रास के बहुत सारे इश्यूज़ और कंसर्न्स हैं, और इस हवाले से उन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में उनकी जो जेन्युइन डिमांड है वो फुलफ़िल किया जाए। हमारे साथ बात करते हुए फारूक अहमद, प्रेसिडेंट टीचर्स फोरम द्रास, ने कहा। टीचर्स फोरम का प्रेसिडेंट फारूक अहमद, जनाब वाली, आपको बखूबी इल्म है कि हमने पिछले दिनों कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब सप्पल साहब आ गए थे, उसको एक मेमोरेंडम दिया था। उसमें हमने कुछ बातें जो है लिखी थी। नंबर 1 तो हमारा जीपी जो नॉन विड्रॉल है, नंबर 2 हमारा एसएलआई है, एसएलआई केसेस हैं, और जो हमारे रिटायर हो गए असातिज़े कराम नवंबर 2019 में अभी तक उनकी ग्रेजुएटी और जीपी अभी तक जो है नहीं दिया गया है। हमने रिक्वेस्ट की थी जनाब संफल साहब से, और उन्होंने हमें इंश्योरेंस दिया था कि हम आपका काम जो पेंडिंग आपके मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल करेंगे। तो अभी तक बदकिस्मती है, हमने आपको भी 2-3 बार आपके चैनल के वसासत से गवर्नमेंट इंतज़ामिया को, गवर्नर इंतज़ामिया को अपील की थी कि हमारे जो पेंडिंग मसले हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। यह आपको पता है कि अब विंटर का सीज़न आने वाला है, क्योंकि हमारे जो कुछ असातिज़ा हैं, असातिज़े कराम हैं, उन्होंने बच्चों की अरेंजमेंट, शादी की अरेंजमेंट की है, किसी को मकान रिपेयर करने हैं। हमने अपना पैसा जो है जो आपके जीपी फंड में अपनी मुश्किलात के लिए, अपने जो मतलब बाद में आने वाले दिनों के लिए जमा किया था। अब गवर्नमेंट कहती है अभी तक वो नहीं दिया। अब गवर्नमेंट, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यूटी बनाने के बाद विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, नौकरियां मिलेंगी। भाई आपको नौकरी होते हुए अपना पैसा हमको वहाँ हमने जमा किया, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो नौकरी की बात ही अलग है। तो हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हालिया दिनों गवर्नर साहब हमारे कारगिल के दौरे में आ गए, उसने हमारे मुलाजिमों की मुश्किलात का जिक्र ही नहीं किया। तो हमने आपके वसासत से, मीडिया के वसासत से हम आपको अपील करते हैं, जनाब हमने कौन सा गुनाह किया है? हमारे अपने पैसे हैं, हमने अपनी मुश्किलात के लिए बाद में आने वाले दिनों के लिए हमने जमा रखा है। तो मेहरबानी करके उनको ऑर्डर दिया जाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया जाए कि हमारे जो पेंडिंग मसले हैं, जैसे जीपी केस हैं, एसएलआई केसेस हैं, और जो रिटायरमेंट हमारे जो असातिज़ा हो गए उनकी ग्रेजुएटी है, लीव सैलरी है, तो आप किस बात का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आप तो हमें पीछे धकेल रहे हैं यूटी बना के। हमको तो पहले यूटी स्टेट ही अच्छा था, क्योंकि अब हमारा स्टेट होता, हमारे मिनिस्टर्स बनते, एमपी जाते, एमएलए जाते, हम उनसे भी कुछ काम करा लेते थे। उनके वक्त में बहुत काम होता था, हमारे मुलाजमों के मसले जो है इतने पेंडिंग नहीं रहते थे। अब हम कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं? हमको यहाँ से 300 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब भाई हमने कौन सा गुनाह किया है? मोदी साहब आप कह रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, हम यूटी बना कर डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब गरीब आवाम को हम मुश्किलात से निकाल रहे हैं। आप तो मुश्किलात में ही डाल रहे हैं, आप अपने मुलाजिमों को मुश्किलात में। आप तो इधर से कोविड-19 का भी मसला है, कोविड-19 में भी बिलखुसूस हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट का साथ दे के इस वबाई बीमारी के इंतहा के लिए कोशिश की है। देखो हमारे अभी कुछ असातिज़े कराम जो है पिछले साल भर जो है मीनामर्ग में ड्यूटी दे रहे हैं। हमने मेडिकल वालों को अलाउंसेस दे दिया, हमें उधर से भी महरूम रखा गया। तो मैं फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से और बिलखुसूस फाइनेंस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि हमारे जो पेंडिंग मसले हैं जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए, ताकि हम राहत की सांस लें। लद्दाख स्पेशल में फ़िलहाल इतना है। कल फिर मिलेंगे लद्दाख से हालात वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम लेके। तब तक के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मोहम्मद इसाक, रगज़िन नमगिल के साथ।